तो हम अपना डिजक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम की दूसरी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ये बस सेम प्रोसेस हमारा होगा, बस ये है कि इसमें हमारे पास टोपोलॉजी जो है, नेटवर्क टोपोलॉजी वो डिफरेंट है। अगर आप लोगों को प्रोसेस समझ आ गया है तो आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, स्किप करके आप नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये आप बल्कि आप लोगों को खुद ये पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं वैसे आप लोगों को समझा भी देता हूँ ये कैसे काम करेगा। कि यहाँ पे हमारे पास ये टोपोलॉजी है, इसकी कॉस्ट गिवन है, हमारे पास डिफरेंट लिंक्स की कॉस्ट गिवन है। अब हमारे पास जो स्टार्ट करना है वो हमने यू से करना है कि हमारे पास स्टार्टिंग हमें पॉइंट पता होना चाहिए कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। अब यू से लेके हमने देखना है कि वी के लिए, यू से वी हमारे पास जो है वो है हमारे पास 7 और इसका प्रीडिसेसर क्या होगा 7 कोमा यू, यू हमारा प्रीडिसेसर होगा। इस तरह यू के दूसरे नंबर कौन से हैं एक्स, एक्स के लिए कॉस्ट क्या है 5, इस तरह डब्ल्यू के लिए कॉस्ट क्या है 3। तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे और इनका प्रीडिसेसर जो है वो यू बन जाएगा। ये सेम हमने, और जो ये डायरेक्टली लिंक नहीं थे उनकी कॉस्ट इन्फिनिट हो गई। ये सिंपल हमारा काम हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इनमें से मिनिमम चीज़ उठानी है, मिनिमम कॉस्ट। वो डब्ल्यू की है तो यू डब्ल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यू डब्ल्यू आ गया। अब यू डब्ल्यू से आगे हमने डब्ल्यू के नेबर्स देखने। डब्ल्यू के नेबर कौन कौन से हैं, एक्स है, वी है और वाई है। ये 3 नेबर्स हैं इसके। अब हमने इनको इनके पाथ इनकी कॉस्ट को अपडेट करना है। अब यू डब्ल्यू एक्स पे जाएं तो हमारे पास 3 + 4 7 बनता है, जो कि हमारे पास एक्स की पिछली कॉस्ट से ज़्यादा है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। अब यू से डब्ल्यू से वी पे जाएं, 3 + 3 6 करें तो वी की जो कॉस्ट है वो 7 थी पहले, अब 6 हो गई, तो अब इसको हम अपडेट करेंगे और इसका प्रीडिसेसर जो है यू डब्ल्यू वी था पाथ, तो इसका प्रीडिसेसर डब्ल्यू बन जाएगा। इसी तरह ही अगर y पे जाएं तो u से w 3 थी और w से y 8 है, 8 9 10 11, तो इसकी जो पहले कॉस्ट थी वो इन्फिनिट थी, अब 11 हो गई। तो मतलब ये कि कम है कॉस्ट, तो इसका हम अपडेट करेंगे और इसका प्रीडिसेसर जो है वो w बन जाएगा। और उसके अलावा जो z है वो डायरेक्टली लिंक नहीं है तो उसकी कॉस्ट इन्फिनिट ही रही। और मैंने आप लोगों को बताया था कि w पे जब w तक हमें पाथ जितना पाथ हमें पता चलता जाता है तो उससे उस नोड को हम काउंट नहीं करते। तो अब w तक हमें पता चल गया था तो w वाले नोड को हमने एम्प्टी रखा है यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो गए 2 स्टेप कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, इन 3 वैल्यूज में से जो मिनिमम कॉस्ट है उसको देखना है, 6 5 और 11 में से। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट जो है वो x की है, मतलब 5 है। तो यहाँ पर यू डब्ल्यू एक्स तक हमारा पाथ जो है वो हमारे शॉर्टेस्ट पाथ हमारा कैलकुलेट हो चुका है, यू डब्ल्यू एक्स, ये हमारा कंप्लीट शॉर्टेस्ट पाथ है। अब x के आगे नेबर्स देखने हमने, x के आगे नेबर्स कौन कौन से हैं, w है, ये ऑलरेडी हमारा वो हो चुका है, आइडेंटिफाई हो चुका है। उसके बाद y है और z है। अब y और z के हमने कॉस्ट को और अपडेट करना है। अब हम देखते हैं यू एक्स और y को देखें तो 5 + 7 12 बनती है कॉस्ट, और y की पहले कॉस्ट क्या थी 11 थी। मतलब ये कि इसको हमने अपडेट नहीं करना, पिछले का ही रखना है सेम, क्योंकि ये वाली कॉस्ट उस पिछले वाली से ज़्यादा है। हमने तब अपडेट करना है जब हमें मिनिमम कॉस्ट मिलती है, पिछले वाली कॉस्ट से कम मिले। अब हम z को देखते हैं, z के लिए क्या है यू एक्स और z वाला, ये वाला पाथ देखें तो 5 + 9 14 बनता है। तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 14 और इसका प्रीडिसेसर क्या बनेगा x। ये हमारे पास हमने इसको अपडेट कर दिया है यहाँ पर, और ये वाली सेम इन्फॉर्मेशन ऊपर से हमारे नीचे आई क्योंकि इससे कम जो कॉस्ट है वो नहीं मिली हमें। अब ये हमारे पास 3 चीज़ वैल्यूज़ आ गई। अब इनमें से हमने मिनिमम को चूज़ करना है और मिनिमम हमारे पास थी 6। तो यू डब्ल्यू एक्स और v ये वाला पाथ हमें अभी आइडेंटिफाई हो चुका है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। अब हमने शॉर्टेस्ट पाथ इतना आइडेंटिफाई कर दिया। अब v से आगे हमने नेबर्स देखने हैं। v के आगे नेबर्स कौन कौन से हैं, y है, सिर्फ अकेला y है, क्योंकि w हमारा ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, ऑलरेडी वो फाइंड हो चुका है शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमने y का अब हमने देखना है। अब y के लिए शॉर्टेस्ट पाथ अगर क्या करें 7 + 4, ये तो 11 है, वो ऑलरेडी हुआ है। उसके बाद कोई अगर शॉर्टेस्ट पाथ बनता है तो वो हम देख लें 3 + 3 + 4 7 8 9 10 नहीं, ये वाला जी हाँ, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ बन सकता है। u से w पे गए, w से x v पे आए और v से y पे जाएं। 3 + 3 + 4 7 8 9 10, ये 10 कॉस्ट बनती है। तो ये हमने अपडेट कर दी 10, v और इसका प्रीडिसेसर v था। इस तरह ही हमने z के लिए देखना है, z के लिए तो वो हमारे पास पिछली कॉस्ट थी 14, x वाली प्रीडिसेसर से मिनिमम कॉस्ट हमें नहीं मिली तो हमने उसको सेम रहने दिया। या अब यहाँ तक हमारे पास 2 नोड बच गए हैं। अब 2 नोड में से मिनिमम वैल्यू y की है तो इसका हम सेलेक्ट कर लेंगे, यू डब्ल्यू एक्स वाई वी एक्स वी वाई, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कन्फिगर हमारा डिफाइन हो चुका है, फाइंड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, y के आगे नेबर देखना है। y के आगे सिर्फ हमारा जो नेबर बचा है z, वो हमारा अपडेट होना रहता है। अब हम इसका देखते हैं कि कोई है शॉर्टेस्ट पाथ इससे भी कम वैल्यू पे, तो हम वो देख लेते हैं कि अगर हम जाएँ यू डब्ल्यू एक्स, इधर से जाएँ 3 + 3 6 + 4 10 और +2, ये वाला अगर पाथ लें
यहाँ से यूँ वाला, तो यहाँ पर हमारे पास 12 कॉस्ट आती है, तो इसको हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे 12 और इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा y। तो ये हमारे पास इसकी अपडेट होगी कॉस्ट। अब ये अकेली बची थी कॉस्ट, इसको y, तो ये हमारे पास मतलब कि जो हमारे पास नोड z बचा था अकेला ये वाला, तो ये अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ये वाला पाथ जो है ये हमारा फाइनल पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ अकॉर्डिंग टू डाइजेक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम ये निकला है, UWXVYZ, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कंस्ट्रक्ट लीस्ट कॉस्ट पाथ ट्री बाय ट्रेसिंग प्रीडिसेसर नोड्स, ये हमने अभी कंप्लीट किया इसी प्रोसेस से। टाइज कैन एग्जिस्ट कैन बी ब्रोकन आर्बिट्रेरीली, मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास यही बताया कि हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ डाइजेक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम के जरिए है उसमें हमारे पास d ऑफ x जो कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेस्टिनेशन x तक पहुँचने के लिए है कॉस्ट उसकी, और इस तरह p ऑफ x उसकी प्रीडिसेसर, मतलब ये कि हमारे पास जो डाइजेक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम है वो इस तरह से हमारा कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एल्गोरिथम्स की कम्प्लेक्सिटी, कि अगर हमारे पास n नोड्स हों तो उसकी हमारे पास क्या कम्प्लेक्सिटी होंगी। ईच ऑफ n आइट्रेशन के n आइट्रेशन के लिए हमें मतलब कि n नोड्स के लिए हमें n आइट्रेशन करनी पड़ेंगी। नीड टू चेक ऑल नोड्स, मतलब ये कि n नोड्स होंगे तो हमारे पास n आइट्रेशन, और उसके लिए हमें सारे नोड्स को चेक करना पड़ेगा। इस तरह ही n इंटू n प्लस 1/2 का कंपेरिजन हो तो उसके हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी। इस तरह ही मोर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी है वो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ n बिग O ऑफ n log n। इस तरह अगर ये थी हमारे पास एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी। इस तरह अगर मैसेज की कम्प्लेक्सिटी देखें तो ईच राउटर मस्ट ब्रॉडकास्ट इट्स लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन टू अदर n राउटर्स, कि अगर फॉर एग्जांपल एक राउटर है उसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करना है जितने भी राउटर्स हैं, जितने भी उसके पास जो नेबरिंग राउटर्स हैं उसको उसने अपडेट करनी है वो वाली अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी उसके बाद अपडेट हुई है। तो ये एफिशिएंट ब्रॉडकास्ट एल्गोरिथम्स, इसकी जो ऑर्डर है वो बिग O ऑफ n है, लिंक क्रॉसिंग टू डिसएमिनेट ब्रॉडकास्ट मैसेज फ्रॉम वन सोर्स। ईच राउटर्स मैसेज क्रॉसेज ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ n लिंक्स, ओवरऑल मैसेज कम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी हमारे पास बिग O ऑफ n स्क्वायर। ये थी हमारे पास डाइजेक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम की डिस्कशन। अब यहाँ पे हमारे पास ऑसिलेशंस भी पॉसिबल हो सकती हैं, इसका हम डिस्कस और कर लेते हैं कि ऑसिलेशंस कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। When link cost depend on traffic volume, route oscillations possible। अब कैसे होती हैं वो हम देख लें। ये एक सैम्पल सिनेरियो इन्होंने दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास 4 राउटर्स शो किए हुए हैं, ABCD 4 राउटर्स हैं। अब जो BCD ये 3 राउटर जो हैं ये ट्रैफिक सेंड करना चाहते हैं A को, तो इन्होंने अब ट्रैफिक सेंड करनी है। अब यहाँ पे जो रेड कलर में 1 जो है ये डिफाइन कर रहा है कि ये हमारे पास 1 बाइट की ट्रैफिक है, इसके पास ई बाइट मतलब कि एप्सिलॉन बाइट की ट्रैफिक है, और इसके पास 1 बाइट की ट्रैफिक है। आप बाइट को यूनिट लेके चल रहे हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियली क्या होगा कि जो C जो है वो ट्रैफिक अगर ट्रैफिक वो भेजता है इस वाले राउट से B से E पे, तो एक तो ट्रैफिक एक तो डाटा उसका अपना E हो गया, और एक उसने आगे जो B का बाइट भेजना था, B का बाइट था, B का जो डाटा था वो 1 बाइट का था, और C का अपना E का था, E बाइट था। तो उसका इस वाली लिंक की कॉस्ट क्या हो जाएगी 1 + E, ये लिख दी। अगर फॉर एग्जांपल D ने डाटा भेजना है A को तो वो तो 1 ही होगी क्योंकि उसने डायरेक्टली इसको सेंड कर देना। ये था हमारा इनिशियल लेवल पे, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास न्यू राउट्स ऐड होते जाएंगे और इंफॉर्मेशन अपडेट होती जाएगी तो देखते हैं कैसे हमारे पास इनकी जो लिंक की कॉस्ट है वो कैसे अपडेट होती जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल अब B क्या करता है कि वो डाटा सेंड करता है A को इस वाले से, वो अब B इसलिए इस वाले पाथ से सेंड कर रहा है क्योंकि अभी जो इस वाले लिंक की जो कॉस्ट है वो है 1 + E, और इस वाले की लिंक की कॉस्ट है वो 1, मतलब ये कि इस वाले लिंक पे कम है कॉस्ट, इस वाले लिंक की ज़्यादा कॉस्ट है। तो B क्या करेगा, वो कम वाले लिंक से सेंड करेगा ट्रैफिक। तो वो क्या करता है कि वो B ट्रैफिक सेंड करता है C को, C से D और D से A पे सेंड करता है। इसने ये वाला राउट इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इधर ट्रैफिक अभी कम थी। अब यहाँ पर क्या होगा B ने जब अपना डाटा सेंड किया 1 बाइट का था, C का भी डाटा गया इस वाले लिंक से E बाइट का, और D का भी डाटा इधर से ही गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी ट्रैफिक, कितनी लिंक लॉग कॉस्ट हो जाएगी 2 + E हो जाएगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 2 + E इस लिंक की कॉस्ट हो गई। और अभी इस वाले केस में क्या था कि इस वाले लिंक की कॉस्ट 0 है अभी के केस में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब इस वाले लिंक की कॉस्ट हाई हो गई है और इस वाले लिंक की कॉस्ट लो हो गई है। पहले क्या था कि पहले इसकी लो थी, इस वाले की हाई थी, अब इस वाले की हाई हो गई, इस वाले की लो हो गई।
इसका आप एरो से भी डिस्कस कर लें कि ये हमारे पास हाई थी, ये लो थी। अब यह हुआ कि ऑसिलेट कर रहा है कि पहले जिस लिंक की कॉस्ट हाई थी वो अब लो हो चुकी है, पहले जिसकी लो थी वो अब हाई हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वाले केस में देखते हैं कि अगर अब इस वाले लिंक की कॉस्ट हाई हो चुकी है तो अब बी इस वाले रास्ते से नहीं प्रेफर करेगा डाटा सेंड करना। अब डी जो है वो क्या करेगा, इस वाले लिंक को यूज़ करेगा, ताकि क्योंकि अभी इस लिंक की कॉस्ट कम है तो डी क्या करेगा, वो इस वाले पाथ को प्रेफर करेगा। तो उसकी डी जब डाटा सेंड करेगा उसका अपना 1 बाइट का हुआ, सी का ई बाइट का हुआ, वो भी इसी पाथ से जाएगा, और बी का भी 1 बाइट का हुआ। तो यहाँ पर जाके जो कॉस्ट बनेगी वो क्या बन जाएगी, 2+E। अब क्या हुआ इस वाले केस में कि इस वाले लिंक की कॉस्ट अप हो गई, हाई हो गई, और ये वाला था, ये वाला यूज ही नहीं हुआ, तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई, 0 हो गई, मतलब कम हो गई। तो यहाँ पर क्या जो एक तरह से जो प्रोसेस हो रहा है वो एक तरह से ऑसिलेशन हो रही है हमारे पास, जो लिंक की कॉस्ट की जो है वो ऑसिलेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम में जो है वो ऑसिलेशन भी पॉसिबल हो सकती हैं। इस तरह अगर हम लास्ट सिनेरियो को और देख लें कि अगर बी दोबारा डाटा सेंड करता है, इस वाले प्रोसेस को ही रिपीट किया हुआ है कि अगर अब बी ने जो डाटा सेंड करना है वो इस कम वाले लिंक की कॉस्ट उस लिंक से भेजेगा जिस पे कॉस्ट कम है, तो वो इस वाले लिंक की कॉस्ट कम थी, तो जब वो इधर से भेजेगा तो उसकी कॉस्ट फिर दोबारा हाई हो जाएगी, 2+E। तो ये इस तरह से ऑसिलेशंस इसमें पॉसिबल ऑसिलेशंस होती रहेंगी डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम को यूज़ करने के केस में। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आता है वो डिस्टेंस फैक्टर का आता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।